गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जो सेकेंड पार्ट है उसकी पहली इकाई है प्रकाशिकी, डेट मीन्स लाइट। और इसका जो पहला अध्याय शुरू होता है वह है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, डेट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले प्रकाशिकी चैप्टर का नाम है, अर्थात प्रकाश से रिलेटेड, यानी हमें जो है पहले प्रकाश को समझना पड़ेगा। तो प्रकाश को तो ऐसे सभी लोग जानते हो, बट यदि प्रकाश की डिफिनेशन की बात कर दी जाए तो देने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। प्रकाश को आप जानते हो, बट आपसे कहा जाए कि प्रकाश को डिफाइन करिए, उसका डिफिनेशन दीजिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देख लीजिए, पहले जो है इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को जागृत करती है। याद रखिएगा, जागृत करती यानी जगाती है। कई लोग डिफिनेशन में इस प्रकार लिखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को उत्पन्न करती है। तो उत्पन्न लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके डिफिनेशन के अनुसार यदि प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृश्य ज्ञान को उत्पन्न करती है, तो यदि कोई अंधा व्यक्ति है और उसको प्रकाश में ले जाया जाए तो उसको दिखाई देना चाहिए, क्योंकि उसको प्रकाश की ऊर्जा मिली और प्रकाश की ऊर्जा क्या करती है, दृश्य ज्ञान को उत्पन्न करती है, यानी उसको दिखना शुरू हो जाएगा। जबकि आप जानते हो कि रियलिटी में जो ऐसा होता नहीं है। डेट मीन्स उत्पन्न करना जो है गलत हो जाएगा। सिर्फ क्या करती है, जगाती है, यानी उसी को दिखाई देगा जिसके पास दृश्य शक्ति है लेकिन वह सोई हुई अवस्था में है, अर्थात प्रकाश न रहने पे सोई अवस्था में है, और जब प्रकाश पा जाएगा तो जागृत हो जाएगा, अर्थात उसे दिखने लगेगा। तो याद रखिएगा, प्रकाश की डिफिनेशन होगी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को जागृत करती है, न कि उत्पन्न करती है। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश के बारे में कुछ और चीजें जो है क्लियर कर लीजिए। प्रकाश को आप जानते ही हो कि प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है, जबकि प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। इसके अलावा कुछ इसके मुख्य पॉइंट हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इसकी तरंग दैर्घ्य जो है 3900 अंगस्ट्रान से 7800 अंगस्ट्रान होती है। अंगस्ट्रान आप जानते ही हो, अंगस्ट्रान को ए के ऊपर 0 लिख के दर्शाया जाता है, और अंगस्ट्रान का मतलब होता है 10⁻⁻10, ये अंगस्ट्रान है। तो जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है वह 3900 अंगस्ट्रान से 7800 अंगस्ट्रान के बीच होती है। तो चलिए प्रकाश के बाद जो है इसका अगला टॉपिक देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से पहले जो है 2 गोलीय दर्पण हैं। गोलीय दर्पण यहाँ जो लिखा गया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? देखिए, वास्तव में जो दर्पण है वह कांच के खोखले गोलीय कोष को काट के बनाया जाता है। जैसे आप सपोज करिए कि कांच का एक खोखला जो है गोलीय कोष है, ऐसे इसको बीच से हम काट देते हैं। तो काटेंगे तो कुछ इस तरह का भाग जो है मिलेगा। अगर अब इस तरह के भाग में एक भाग ये अंदर वाला है, आप जान ही रहे हो, ये अंदर वाला भाग था और ये बाहर वाला भाग है। तो अब यदि इसमें ये कटे हुए भाग में हम बाहर की तरफ पॉलिश कर दें, जो पॉलिश है हम बाहर की तरफ कर दें, लेड ऑक्साइड से जो है बाहर की तरफ जो है पॉलिश कर दें, तो जो हमारा दर्पण बनेगा वह होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। पॉलिश जिसमें बाहर, जिस खोखली गोले कोष के बाहर पॉलिश होती है उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। अगर यही पॉलिश जो है बाहर न करके इसके अंदर वाले भाग में कर दिया जाए तो अब हमारा ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण वह गोलीय खोखला कोष है का कटा हुआ भाग है जिसमें पॉलिश क्या होती है, अंदर की तरफ होती है।
तो दर्पण समझ गया। थोड़ा सा कुछ और चीज़ें हैं। देखिए, जब यहाँ पे यदि इस तरह से अवतल दर्पण हम लें, इधर बाहर पालिश लगी हुई है, अवतल दर्पण है। अब ये कोई प्रकाश की किरण ऐसी आती है, इसमें टकराती है, तो ये एक माध्यम हो गया वायु, तो वायु से चली, और ये दूसरा माध्यम है कांच, कांच में जाके टकराई। अब चूंकि इधर पालिश लगा हुआ है तो इधर तो जा नहीं सकती, तो फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वापस चली जाती है, और यही क्रिया कहलाती है हमें प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार इसको फिर से डिफिनेशनली रूप से जो है क्लियर कर लीजिए। आप इसको इस तरह से डिफाइन करोगे, जब प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराती है और टकराकर पुनः प्रथम माध्यम में वापस चली आती है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें जो जो चीजें हैं उसको एक बार क्लियर कर लीजिए। ये आप जान ही रहे हो, ये क्या है, अवतल दर्पण, क्योंकि पालिश क्या है, बाहर की तरफ लगी हुई है। अब ये जो किरण आके इसमें टकरा रही है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। अब जो है ये टकरा रही है जहाँ पे, यह है आपका आपतन बिंदु, जहाँ पे टकरा रही है, और ये टकरा के जो ये किरण वापस जा रही है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, अर्थात परावर्तित किरण। अब इनके बीचों बीच ये जो भाग है कटी हुई लाइन में दर्शाया गया है, इसे बोलते हैं नॉर्मल, अर्थात अभिलंब। ध्यान रखिएगा, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक बीच में से जाएगा, अर्थात दोनों को समद्विभाजित करते हुए जाएगा। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि ये दर्पण जो है आपका है अवतल दर्पण, ये आपका जो है आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु, और ये बीच में से जो ये गया है, ये क्या है, अभिलंब। अब चलिए आगे चलते हैं, परावर्तन के नियम, यानी थर्ड पार्ट पे इसके परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम हैं, और वो दो नियम क्या हैं इनको क्लियर कर लीजिए। पहला है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, काफी रिलैक्स में बोला जा रहा है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो आज देखेंगे कल भूल जाएगा, इसलिए नोट जरूर बना लीजिएगा। एक बार फिर रिपीट करते रहे हैं। परावर्तन के नियम में पहला है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पे जो ये अभिलंब खींचा गया है, ये तीनों क्या है, एक ही तल में, यहीं पे हैं, एक ही तल में है। तो ये आपका प्रथम नियम हो गया। अब इसके द्वितीय नियम की बात करें तो परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, तो देखिए पहले इसको समझिए। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी आपतित किरण है और ये अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। उधर जो है शायद अपवर्तन बोल दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपतन रहेगा, आपतन कोण, और इसे दर्शाते हैं आई से। यानी आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब से बना हुआ कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण से बना हुआ कोण होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, और इसे दर्शाते हैं स्मॉल आर से। एक बार फिर रिपीट करते रहे हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो है आपतन कोण है, दर्शाते हैं आई से, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो है परावर्तन कोण है, दर्शाते हैं आर से। और दूसरा नियम क्या है कि जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो हम लोग प्रकाश पढ़ चुके, प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके, परावर्तन के नियम पढ़ चुके। चलिए आगे जो है इसमें आगे देखते हैं क्या पढ़ना हम लोगों को। आगे हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब को पढ़ने से पहले
हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो प्रकाश की किरण आती है वह कितने प्रकार से आती है और परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर किस प्रकार से जाती है। तो देखिए, जो प्रकाश की किरण है वह मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार से जो है वस्तु से आ सकती है। देखिए, चारों प्रकारों को एक एक करके दिखाया गया है और आप यहाँ देख रहे हो किस दर्पण को एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है, अवतल दर्पण को। उत्तल दर्पण के साथ भी सेम प्रोसेस होगा, फिगर जो है चेंज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग अवतल दर्पण के तहत जो है इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पहली किरण, ये देखिए, जो ये अवतल दर्पण है इसका जो ये वाला भाग है जहाँ से वह परावर्तित होती है इसे बोलते हैं परावर्तक तल, और इसके बीच में जो भाग है इसे बोलते हैं पोल। आगे जो है इसको बताया जाएगा, यानी ध्रुव। और इस ध्रुव से इसका जो है यहाँ होता है केंद्र, और इससे ध्रुव और केंद्र से मिला के जो रेखा जाती है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। यानी ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आगे मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली किरण है जो ये मुख्य अक्ष आपको बताया गया है, इसके समांतर है। देखिए, समांतर मतलब क्या? ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह क्या हो, समान हो, उसे कहते हैं समांतर रेखाएं। तो इसमें देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरण निकल रही है। थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको उधर बताया गया है बट फिर भी, जैसे आपको बताया गया कि ये जो है एक गोलीय कोष है कांच का, तो इसका केंद्र भी होगा, ये हो गया इसका केंद्र। अब यहाँ से आप काट दे रहे हो तो ये ऐसे जो है ये वाली आकृति बन गई जो बनाई गई है यहाँ पे इस तरह से, इधर वाला भाग। तो ये इस चूंकि गोले का एक टुकड़ा है तो इसका भी केंद्र होगा, तो जो ये केंद्र होता है इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। और ये आपको पता ही है कि ध्रुव है, और ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं फोकस, यफ से दर्शाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ पे एक दर्पण बनाया गया है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण है तो इसका केंद्र होगा, तो यहाँ पे हम इसका केंद्र ले लिए हैं, वक्रता केंद्र बोलेंगे। और ये ध्रुव है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो एकदम बीचों बीच जो भाग है इसे हम बोलते हैं फोकस, यानी ये यफ है। अब देख रहे हैं कि जो आपतित किरण है, यानी आने वाली किरण आपतित किरण, जो आपतित किरण है वह वायु से चल के कांच में टकरा रही है और टकरा कर फिर जो है वायु में चली जा रही है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो किस तरह का हो रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है। तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और कहाँ से गई? फोकस से। दूसरी स्थिति में यदि फोकस से जाती है, यानी आपतित किरण फोकस से आके टकराती है दर्पण से, तो क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर, यानी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? फोकस से। यदि फोकस से आती है आपतित किरण तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जाएगी। अब तीसरी कंडीशन में दे लेते हैं, यदि वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरण, आपतित किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी, यानी अपने मार्ग पे पुनः क्या हो जाएगी? वापस चली आएगी। जैसे जाएगी वैसे ही वापस चली आएगी। कब? जब वक्रता केंद्र से होकर आएगी आपतित किरण। आगे, अगर वह आपतित किरण सीधे जो है ध्रुव पे आती है तो जितने अंश के एंगल पे आती है उतने ही अंश के एंगल से क्या होती है? परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। तो ये चारों चीज़ों को क्लियर रखिएगा। एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं। यदि जो है प्रकाश की आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। यदि फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र के पर ही क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है, वापस चली जाती है। यदि ध्रुव पे आती है तो ध्रुव पर जितने अंश के एंगल पे आके मिलती है उतने ही अंश के एंगल से जो है परावर्तित होकर क्या होती है? चली जाती है रिवर्स में। तो अब थोड़ा सा जो है कुछ और पॉइंट जो है देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जल्दी से क्लियर किया जाए, वैसे भी वीडियो बड़ा होने वाला है। देखिए,
तो इसमें यहाँ पे आपको जो है एक दर्पण बनाया गया है जो कि अवतल दर्पण ही है। अब यहाँ से ये जो है देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये आपका परावर्तक तल हो गया, जिधर पॉलिश नहीं लगी है उसे बोलते हैं परावर्तक तल, और इसके मध्य भाग को बोलते हैं पोल अर्थात ध्रुव। और ये चूंकि एक गोला था, खोखला गोला था, तो इसका केंद्र होगा, तो जो इसका केंद्र होता है यानी जो खोखला गोला का केंद्र होता है उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं हम फोकस। क्लियर? और बाकी जो है एक एक करके डिफिनेशन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो वो पहला डिफिनेशन कर रहा है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा आप कैसे देख सकते हैं, जो है दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। यानी जिस खोखले गोले को काट के आप जो है दर्पण बनाए हो उसका केंद्र ही उस दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। और वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, और इसे दर्शाते हैं कैपिटल आर से। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से। और ये जो परावर्तक तल है उसके ठीक मध्य बिंदु को बोला जाता है ध्रुव अर्थात पोल, कभी ओ से कभी पी से दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस की बात करें तो मुख्य फोकस क्या है, जो है उससे आपकी जो है वस्तु से आने वाली आपतित किरण, जो है परावर्तन के वस्तु से आने वाली आपतित किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। यानी वस्तु से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस। आगे बात करते हैं फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो इतना पॉइंट जो है आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। एक पॉइंट और छूट रहा है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको जरूर। दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तन तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये जो परावर्तक तल है इसका जो व्यास है उसे ही हम क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। तो जो डिफिनेशंस हैं आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, और बाकी नेक्स्ट डे जो है देखा जाएगा। एक बार अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दीबाजी में बताना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इसको नोट जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, और बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं उसको जो है नेक्स्ट डे देखा जाएगा। थैंक यू।